अब इस निर्माण को श्रेष्ठ बनाने के लिए करना क्या है? तो इस निर्माण को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें गर्भ संस्कार की सही समझ को समझना है। तो गर्भ संस्कार की शुरुआत कब होती है? गर्भ संस्कार की शुरुआत होती है प्रेगनेंसी प्लान करने के भी कुछ वर्ष पहले से। हाँ, गर्भ संस्कार की सही शुरुआत होती है पात्र पसंदगी से। सबसे प्रथम स्टेप है पात्र पसंदगी। इस स्टेप के अंदर क्या करना है? तो पति को पत्नी और पत्नी को पति का जो चयन करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। और इस इंपॉर्टेंट कार्य के लिए हमारे समाज में, हमारी परंपरा में कुंडली मिलाने की, एक गोत्र में शादी नहीं करने की, ऐसी कुछ परंपराएं हैं जिनके आधार पर निर्णय किया जाता है कि शादी किसकी होनी चाहिए। या पुराने समय में हम देखें तो पुराने समय में स्वयंवर की प्रथा होती थी, जहां पर पत्नी को अधिकार मिलता था कि वो पति का चयन कर सके। ये सारी परंपराएं सीधे तौर पर गर्भ संस्कार का ही उद्बोधन करती है। पर आप सबको ये विचार आएगा कि कुंडली मिलाना, एक गोत्र में शादी नहीं करना, ये सब तो आउटडेटेड बातें हैं, अंधविश्वास है। पर दोस्तों, ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है, ये 100% साइंटिफिक है। हमारी परंपराओं में जितने भी रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, सभी जिस भी समय पे फॉलो किए जाते हैं उस समय के अनुरूप वो साइंटिफिक ही थे। तो ये रूल्स भी साइंटिफिक है। किस तरह से वो हमें पता नहीं होता, इसलिए हम उसे अंधविश्वास समझ लेते हैं। तो चलिए आज इस बात को भी समझ लेते हैं। क्यों एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए? इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर एक गोत्र में शादी करते हैं तो उस गोत्र में, उस वंश में चले आते हुए जेनेटिक रोगों का आने वाली जनरेशन में जाने का प्रमाण बढ़ जाता है। और सेम गोत्र में शादी करने की वजह से सेम डीएनए सिस्टम स्त्री और पुरुष की जनरेट हुई होती है, और एक जैसे डीएनए के मिलन से प्रेगनेंसी कंसीव होने में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और या फिर अगर कॉम्प्लिकेशन वहां पर नहीं आए तो बच्चे के निर्माण कार्य में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसलिए मेडिकल साइंस ने भी ये बात प्रूव की है कि ऑपोजिट डीएनए, ऑपोजिट टाइप ऑफ डीएनए के मिलन से एक श्रेष्ठ क्वालिटी ऑफ चाइल्ड डिजाइन होता। इसलिए हमारी परंपरा में ये रिचुअल बना हुआ है कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। उसी तरह कुंडली मिलाने के पीछे भी ऐसा ही एक साइंस है। कुंडली मिलाने के समय पति पत्नी एक दूसरे के लायक है कि नहीं, या उन दोनों को एक दूसरे से प्यार है कि नहीं, ये सब नहीं चेक करते। कुंडली मिलाने वाले ब्राह्मण चेक करते हैं गुणों को। कुंडली के अनुसार हर एक इंसान के पास पर्टिकुलर प्रकार के स्किल्स और गुण हैं जो उसके जन्म के द्वारा उसकी कुंडली में निर्माण किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। ब्राह्मण यहाँ पर क्या काम करते हैं कि स्त्री और पुरुष के गुणों की संख्या का गिनती करते हैं। अगर पर्टिकुलर नंबर से कम गुण दोनों के मिल रहे हैं तो ब्राह्मण कहेंगे कि कुंडली नहीं मिल रही है। इसका क्या मतलब है? तो अगर पर्टिकुलर नंबर से कम गुण मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों द्वारा अगर जो संतान जन्म लेगा उस संतान के अंदर कम गुण आएंगे, और अगर ज्यादा गुण मिल रहे हैं तो मिनिमम इतने गुण तो बच्चे के अंदर आएंगे ही। और अगर पर्टिकुलर गुण से ज्यादा अच्छे गुण होंगे तभी वो समाज के लिए, उस फैमिली के लिए वो बच्चा एक श्रेष्ठ संतान के स्वरूप में जन्म ले पाएगा। अगर कम गुण मिल रहे होंगे तो बच्चे के अंदर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक किसी भी फॉर्म में कुछ ना कुछ परेशानी आने के चांसेस ज्यादा है। और अगर ऐसी परेशानी वाला संतान जन्म लेगा तो निश्चित तौर पर पति पत्नी को भविष्य में परेशान होना पड़ेगा और समाज को भी परेशान होना पड़ेगा। इसलिए कुंडली मिलाने के पीछे भी ये लॉजिक है। इसी तरह शादी करने की जो परंपरा है वो भी 100% साइंटिफिक फॉर्म में डिजाइन की गई है। हमें सबको पता है कि शादी करते समय मुहूर्त निकाला जाता है। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मुहूर्त शादी के फेरों का नहीं होता। मुहूर्त शादी के फेरों के अलावा गर्भाधान के दिन का निकाला जाता है। गर्भाधान मतलब कि कंसीव करने की प्रोसेस। हम सब अब इस सिस्टम से बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं, पर पुराने समय में शादी की प्रक्रिया को
शादी की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए सुहागरात की प्रक्रिया के साथ भी कनेक्ट किया जाता था। और शादी के 3 दिन के उत्सव के बाद अगले दिन सुहागरात के दिन प्रथम बार पति पत्नी का मिलन ही नहीं होता था केवल, वो उस दिन गर्भाधान की प्रक्रिया में भी जुड़ते थे। यही हमारी परंपरा थी। पर अब समय के चलते चलते ये परंपरा ऑलमोस्ट बदल चुकी है। शादी सिर्फ शादी ही रहती है और कंसीव करने की, गर्भाधान करने की प्रोसेस ऑलमोस्ट हर कपल 6-12 महीने 2 साल के बाद ही करता है। पर फिर भी ये प्रोसेस कितनी इंपॉर्टेंट है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो श्रेष्ठ संतान को जन्म देने के लिए पति और पत्नी का शारीरिक और मानसिक तौर पर श्रेष्ठ होना अनिवार्य है। अगर दोनों मन से और तन से कुशल होंगे तभी एक श्रेष्ठ संतान को जन्म दे पाएंगे। मानसिक तौर पर कोई भी प्रकार के टेंशन नहीं होने चाहिए, खूब ही रिलैक्स होने चाहिए, आनंदित स्वभाव में पहुंचे हुए होने चाहिए। नॉर्मल टोन में हम कभी भी ऐसी कंडीशन में नहीं होते। पूरे दिन में कुछ ना कुछ टेंशन चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रश्न हमारे जीवन में होते ही हैं। और इन प्रश्नों के साथ अगर हम कंसीव करने की प्रक्रिया में जुड़ते हैं तो ऑब्वियस है कि वो प्रश्न भी हमारे साथ हमारे संतान में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए 3 दिन का शादी का फंक्शन डिजाइन किया जाता है हमारे संस्कृति में, जिसमें तीनों दिनों के दौरान अलग अलग प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियां होती है, पूजा पाठ होते हैं, श्लोक होते हैं, हवन होते हैं, आरती होती है। इन सब द्वारा मानसिक शुद्धि पति और पत्नी की हो, ये विचार होता है। इसके अलावा पति पत्नी को दोनों को राजा रानी की तरह सजाया जाता है। घर में आनंद उत्साह का वातावरण होता है, संबंधी आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, डांस, म्यूजिक, इन सब का माहौल होता है, अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है और पति पत्नी को हल्दी, उपटन, चंदन ये सब लगाकर उनके शरीर की भी शुद्धि की जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया भी गर्भाधान के लिए पति पत्नी को मानसिक तौर पर तैयार करने की प्रक्रिया